मैं एसपी भारद्वाज भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे स्टैटिक्स यानी के बारे में, यानी जो इसमें चैप्टर होगा वो होगा कॉमन कैटेनरी, या चैप्टर का नाम है आपका कैटेनरी या कॉमन कैटेनरी भी बोल दिया जाता है, इसे स्ट्रिंग एंड चेन भी बोल दिया जाता है। तो देखिए, कैटेनरी पढ़ने से पहले हम लोग एक बार फिर पॉइंट के बारे में बात करेंगे। पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन हमने बताया था आपको, एक इंट्रिंसिक फॉर्म में बताया था, एक पोलर फॉर्म में बताया था, एक पैरामेट्रिक फॉर्म में बताया था, है ना, और एक पेडल फॉर्म में बताया था, और एक हमने बताया था इंट्रिंसिक फॉर्म में। तो इंट्रिंसिक फॉर्म में क्या होता है इसके बाद हम फिर बात करते हैं। इंट्रिंसिक फॉर्म में जो पॉइंट आपका होता है, इंट्रिंसिक फॉर्म में जो पॉइंट होता है उसे एस कॉमा साई से डिनोट किया जाता है। हमने बताया था कि ऐसे कोई भी ये रहता है, ये यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट है कर्व का, ये लोएस्ट पॉइंट है। इधर ये पॉइंट आपने ये ले लिया, इससे किसी भी पॉइंट पर इस पर क्या किया जाता है, टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। और टेंजेंट देखिएगा यहाँ पर जो इनिशियल लाइन होगी, या इसे आप एक्स एक्स या वाई एक्स जैसे ये ले सकते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ से जो ये इसके एक्स एक्सिस के साथ में जो भी ये एंगल बनाता है ये साई बनाता है। ये लोएस्ट पॉइंट से जिस पॉइंट को आप ले रहे हैं, जिस पर टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट ड्रॉ किया है आपने, इस पॉइंट को पी से डिनोट कर दिया। और ये ए पॉइंट से लेकर के ये आर्कुअल लेंथ आप ले ली, वो आपने क्या ले ली, एस ले ली। तब इस पॉइंट को एस कॉमा साई से डिनोट किया जाता है। यानी जब इंट्रिंसिक फॉर्म में हम किसी भी इक्वेशन को लिखेंगे, है ना, चाहे वो पैराबोला की हो, हाइपरबोला की हो, कैटेनरी की हो, किसी की भी हो, इंट्रिंसिक फॉर्म में आएगी तो वो किसके फॉर्म में आएगी, एस और साई के फॉर्म में आएगी ये इक्वेशन, ये है। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे, पहले हम लोग चलिए बात करते हैं कि जो, चूंकि यहाँ पर हम स्ट्रिंग एंड चेन की बात करेंगे, है ना, स्ट्रिंग हो गई और चेन हो गई, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पहले हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, फिर और आगे बात करेंगे। तो चलिए पहले यहाँ पर हम लोग जो लेंगे वो लेंगे फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग की बात करते हैं। तो देखिए फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग क्या होती है। फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एंड चेन ऐसे ले लेते हैं, जैसे कोई भी स्ट्रिंग का मतलब हुआ, जैसे थ्रेड ले लिया, जिसमें जो है फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग की जब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ये होता है कि कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग हो या कोई भी चेन हो, कोई भी स्ट्रिंग हो या चेन हो, अब हम कह रहे हैं कि वो फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबल का मतलब हो गया कि जहाँ से चाहे, जैसे यहाँ पर हैंड पर चेन रख लीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे हटा दीजिए, ऐसे हटा दीजिए, वो आराम से हट जाता है। बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आराम से हट जाता है ना, बहुत हल्का सा आपका हो जा रहा है, तो मतलब कोई कठिनाई नहीं होती आपको लगाने में। तो इस तरह की जो चीज होती है, चेन होगी थी या वो स्ट्रिंग होती है, वो आपकी क्या कहलाती है, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग कहलाती है। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग है, इसमें कोई भी, इसमें हम कह सकते हैं कि कोई भी इसमें आपका जो है रेजिस्टेंस नहीं होता। और रेजिस्टेंस नहीं होता कब, जब उसे बेंड करते हैं या उसे मोड़ते हैं, तो कोई रेजिस्टेंस फोर्स काम नहीं करता है ना। तो इस तरह की जो स्ट्रिंग होगी या चेन होगी वो क्या कहलाती है, आपकी फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग कहलाती है। अब आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ए स्ट्रिंग विच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस on bending at any point is known as flexible string, is known as flexible string। लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वैसे ही ये चैप्टर वैसा लंबा हो जाएगा वीडियो। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये फ्लेक्सिबल हमने ले ली स्ट्रिंग। अब फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग के बाद हम बात करते हैं कैटेनरी की। फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग में हमने बताया कि कोई भी आपके पास चेन है, यदि आप वैसे करना चाहें तो हमने आपको ये बताया कि कोई भी आपने चेन ले ली, सपोज कर लीजिएगा यही चेन ले ली, तो किसी भी पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट ले लें, इस पर क्या होता है, नो बेंडिंग रेजिस्टेंस, नो बेंडिंग रेजिस्टेंस होता है, ये हमने आपको बताया है। तब जो यही आपके पास जो स्ट्रिंग है, यही स्ट्रिंग कहलाती है फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग है, और जब ये नो बेंडिंग रेजिस्टेंस होता है एट एनी पॉइंट, तब इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है फ्लेक्सिबल, तब इसी को कहा जाता है फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग कहा जाता है इसको। अब हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कैटेनरी की, कि कैटेनरी क्या होती है। कैटेनरी, कैटेनरी में क्या होता है कि जैसे कोई भी स्ट्रिंग ले ली या चेन ले ली,
वो कैसी होनी चाहिए? एक तो हैवी होनी चाहिए, हैवी का मतलब हैवी होनी चाहिए, हैवी का मतलब भारी, और थिन पतली होनी चाहिए। अब उसको लेकर के आप दो पॉइंट के बीच में इस तरह से लटका दें, कोई एक चेन ले लीजिए, है ना, और लटका दीजिए, तो इस तरह का ये बन जाता है कर्व, इस तरह का कर्व बनेगा। यानी यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यदि इसे लटका दिया जाता है तो ये इस तरह का कर्व बन जाता है, दो पॉइंट पर लटका दिया जाता है तो ऐसा कर्व बन जाता है ये। यदि ये पॉइंट हमने ले लिया ए है, दूसरा पॉइंट हमने ले लिया बी है, इन दोनों पॉइंट पर लटका दिया तो इसे क्या कहा जाता है? कैटनरी कहा जाता है। तो कैटनरी के लिए हमने आपसे क्या कहा? हमने कैटनरी के लिए कहा कि कोई एक, अब जो होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? परफेक्टली फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, परफेक्टली फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, है ना। तो और जब परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? पतली होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए? भारी होनी चाहिए। इसको दो पॉइंट के बीच में लटकाया जाता है, और ये दोनों पॉइंट देखिएगा सेम वर्टिकल लाइन में नहीं होने चाहिए। सेम वर्टिकल लाइन का मतलब जैसे एक पॉइंट आपने ये ले लिया ए, और इसी वर्टिकल लाइन में हो गया बी, इन दोनों की वर्टिकल लाइन अलग अलग हो और हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही हो, या अलग अलग भी हो जाए फिर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सेम हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो ये और अच्छा है, यदि अलग अलग हो जाएगा तो वहां पर कैटेगरी के टू पार्ट्स हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से रहेगा तो इसमें कैटेनरी नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर एक सिरा आपने ये लटकाया, उसी के नीचे ये आ जाएगा, ये तो एक तरह से स्ट्रेट लाइन की तरह से बनेगी, ये कैटेनरी नहीं बनेगी। तो ये दोनों पॉइंट जो ए और बी हैं ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में तो हो सकते हैं, लेकिन सेम वर्टिकल लाइन में नहीं हो सकते, ये आपको ध्यान रखना है। तब इसके लिए आप क्या लिखेंगे? इसके लिए तब आप लिख सकते हैं, आप कहेंगे कि इफ ए परफेक्टली फ्लेक्सिबल, इफ ए परफेक्टली फ्लेक्सिबल, चलिए लिख देता हूं उसे मैं, इफ ए परफेक्टली, इफ ए परफेक्टली फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, कॉमा थिन होनी चाहिए यानी पतली होनी चाहिए, एंड हैवी, एंड हैवी स्ट्रिंग ले ली हमने, या क्या ले ली? स्ट्रिंग और चेन, चाहे तो स्ट्रिंग आप ले ली या आपने कहा कि ये चेन है। अब ये क्या हो रही है? ये लटक रही है, सस्पेंडेड, है ना। हैंग लिख देते हैं या सस्पेंडेड कर देते हैं। हैंग का मतलब भी लटकना होता है, सस्पेंडेड का मतलब भी लटकना होता है, हैंग। और कहाँ लटक रही है? ये अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंदर लटक रही है। और वो भी देखिएगा दोनों सस्पेंशन पॉइंट हैं वो सेम वर्टिकल लाइन में नहीं होते, ये और ध्यान रखना है। तो आपने लिखा इफ ए परफेक्टली फ्लेक्सिबल थिन, और ये आपने ली हैवी चेन या स्ट्रिंग, ये हैंग्स, ये लटकती है, या सस्पेंड्स, हैंग्स फ्रीली, ये आपने क्या किया? फ्रीली लटका दिया। कहाँ लटकाई है? अंडर ग्रेविटी में, अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट ले लिए, ये कैसे होने चाहिए हमने बताया, किसमें होने चाहिए? ये टू पॉइंट्स लेना है, और यहां पर आपने लिख दिया नॉट इन ए वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन में, एक वर्टिकल लाइन में नहीं होने चाहिए, नॉट इन ए वर्टिकल लाइन, ये लिख लिया। टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में ये क्या होती है? लटकती है ना। देन द कर्व, देन द कर्व यानी ये कर्व, इन विच इट हैंग्स, यानी ये लटकी है, जिनमें लटकी हुई है, जिस कर्व में हैंग्स, इज नोन एज, इज नोन एज, क्या कहलाता है? कैटेनरी कहलाता है, कैटेनरी, कैटेनरी कहलाता है। अब यहां पर हम आपसे ये कह रहे हैं कि जब यही जो चेन का वेट पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट हो जाता है, यानी कोई भी कैटेनरी है, कैटेनरी में जो वेट पर यूनिट लेंथ होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है, तो उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है कॉमन कैटेनरी। वेट पर यूनिट लेंथ का मतलब, जैसे चाहे तो आप यहां से लेकर के यहां तक मान लीजिए यूनिट लेंथ हो रही है, ये ले लें, तो जितना वेट इसका है, इसका वेट हमने मान लिया ओमेगा है। अब यदि ये
इसका वेट यहाँ से लेकर के ये ओमेगा है। दूसरा पॉइंट आपने ये ले लिया, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए या ले ली, ये यूनिट लेंथ हो गई, ये यूनिट लेंथ हो गई, तो इसका वेट भी ओमेगा है। या मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने यूनिट लेंथ ले ली, ये यूनिट लेंथ है, तो इसका वेट भी कितना है, ओमेगा है। तो वेट पर यूनिट लेंथ है वो कांस्टेंट होता है, कहीं से भी आप उठा लें वो कांस्टेंट रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो डेंसिटी होगी है ना, और थिकनेस वगैरह होगी, वो सब होगी, वो कैसी होगी, सेम होगी। आइए वही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब जो है कॉमन कैटेनरी आपका कब होता है, वेट पर यूनिट लेंथ जो होता है तो वो क्या हो जाता है, कॉमन कैटेनरी बोला जाता है। तो कॉमन कैटेनरी हेडिंग डाल लीजिएगा, कॉमन कैटेनरी, ये है आपके पास कॉमन कैटेनरी, कॉमन कैटेनरी की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग जो कॉमन कैटेनरी की बात कर रहे हैं तो हमने आपको क्या बताया था, कॉमन कैटेनरी में हमने बताया कि वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन या ऑफ द कैटेनरी है ना इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमने लिया वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन लिख दें, चेन लिख दीजिए, चाहे स्ट्रिंग लिख दीजिए, चाहे कैटेनरी लिख दीजिए, इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तब यही जो कैटेनरी होती है वो क्या कहलाती है, तब यही इट इज नोन एज, इज कांस्टेंट, देन आप लिख देंगे देन इट इज नोन एज, देन इट इज नोन एज, ये जो आपका कहलाता है नोन एज कॉमन कैटेनरी, नोन एज कॉमन कैटेनरी, कॉमन कैटेनरी कहलाता है। ये हो गया, ये हो गया, कॉमन कैटेनरी कहलाता है। अब यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ बात करेंगे, कौन कौन सी डेफिनेशन होती हैं। इसे मैं लिखवाऊंगा नहीं, डेफिनेशन को मुंह से बोलूंगा, उनको आप समझते चलिए और अपना नोट कर लीजिएगा। ये हमने देखिएगा, ये ले लिया हमने कॉमन कैटेनरी, इस तरह से ये हमने हैंग किया था। ये यहाँ पर ये पॉइंट सपोज कर लीजिएगा हमने ले लिया बी, और ये पॉइंट हमने ले लिया ए, ये ए ले लिया, इन दोनों को इस तरह से पॉइंट को मिला लिया। अब यहाँ पर देखिएगा एक ये वर्टिकल लाइन हमने ले ली जो इसके लोएस्ट पॉइंट से, सबसे नीचे वाला पॉइंट ये होता है, सबसे नीचा लोएस्ट पॉइंट, इससे होकर के पास कर रही है। ये हमने एज एक्स एक्सिस की तरह से ले लिया है, ये एज वाई एक्सिस की तरह से ले लिया है। तो जो ये लोएस्ट पॉइंट होता है ये, इसे हम किससे नोट करते हैं, कैपिटल सी से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, और इसे बोला जाता है, इस पॉइंट को वर्टेक्स ऑफ कैटेनरी, ये बोला जाता है वर्टेक्स ऑफ कैटेनरी, ये बोला जाता है। तो इस तरह से जो वर्टेक्स हो गई आपकी, ये वर्टेक्स हो गई है ना ये। अब यहाँ पर जो हम बात करते हैं, जो वर्टेक्स पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है ना, वर्टेक्स पर यदि एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए, क्योंकि हम इस पोर्शन के यदि इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ये टेंजेंट हो जाएगा। यहाँ पर एक टेंशन काम करता है जिसे टी नॉट से डिनोट किया जाता है, और इसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल टेंशन, इसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल टेंशन बोला जाता है इसे। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर ये एज एक्स एक्सिस है, इसको जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, इसका जो एज एक्स, जो एक्स एक्सिस आपने ले लिया, ये डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, यानी जो इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन है, या हम कह सकते हैं जो ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से स्मॉल सी डिस्टेंस पर, स्मॉल सी डिस्टेंस पर एक ये लाइन है जो एज एक्स एक्सिस है, इसे बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स, इसे बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। ये पॉइंट से ओरिजिन है, ओ से डिनोट कर दीजिए, ये ले लिया आपने। अब यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं एक्सिस की बात करते हैं, तो जो हमारे पास ये ध्यान दीजिएगा, जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है और लोएस्ट पॉइंट से होकर के जा रही है, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है और लोएस्ट पॉइंट से होकर के जा रही है, तो इसको बोला जाता है एक्सिस, इसे क्या बोला जाता है, एक्सिस बोला जाता है, एक्सिस ऑफ कैटेनरी बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा ये और ये ध्यान दीजिएगा, ये सी डिस्टेंस पर आपने डायरेक्ट्रिक्स लिया था, जो ये सी डिस्टेंस होती है इसे बोला जाता है पैरामीटर, इसे बोला जाता है पैरामीटर, ये बोला जाता है।
ए और बी यहाँ से जो दोनों पॉइंट्स होते हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो बोली जाती है इसे बोला जाता है स्पान। इसे क्या बोला जाता है? स्पान बोला जाता है। स्पैन बोल देते हैं कुछ लोग, स्पान बोलते हैं। जो भी आपके वहाँ आपने बोला हो वो अपना इसे बोल लीजिएगा। ये कुछ लोग इसे स्पैन बोलते हैं, कुछ लोग स्पान बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये अब यहाँ पर देखिएगा जो ये आपके पास ये पॉइंट हमने डी ले लिया और डी से लेकर के यहाँ तक ये होता है, ये बोला जाता है सैग। ये बोला जाता है सैग। कुछ लोग इसे सैज भी बोल देते हैं, कुछ लोग इसे सैज भी बोल देते हैं। ये है आपका, ये आपके जो इसमें चीज़ें थी ये आपने नोट कर ली। अब यहाँ पर देखिएगा इन स्पान की और इन सब की हम एक जो है वो ले लेते हैं। यानी यदि हमने ये मान लिया कि ये देख कोई भी पॉइंट, चूंकि एक ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हमने ले लिया ए, और ए पर यहाँ पर भी हमने क्या लिया, इस तरह से ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पर जो टेंशन काम करता है वो टेंशन टी काम करता है। सबसे ज्यादा टेंशन यहीं पर होगा, ए पर और बी पर, चूंकि इसके पोर्शन पूरा इधर खींच रहा होगा, है ना। बात करेंगे इसके बारे में भी, ये काम करेगा। यदि यहाँ पर एंगल आप ले लेते हैं, ये साई ले लेते हैं। अब इसको जो आर्कुअल लेंथ होती है, ये पूरी आर्कुअल लेंथ को हम 2s से डिनोट कर देते हैं। वैसे यदि s मान लीजिए इधर हमने ले ली, यहाँ से यहाँ तक ये s ले लीजिए, आर्कुअल लेंथ बोला जाता है। यहाँ से भी यहाँ तक जिस पॉइंट पर टेंशन लेंगे इसे आप ये ले लेंगे, आर्कुअल लेंथ हो गया ये। तो टोटल ओवरऑल इसकी जो लेंथ हो गई, आर्कुअल लेंथ हो गई, वो कितनी होगी, 2s हो गई। और यहाँ पर इस पॉइंट को हमने मान लिया कार्टेशियन फॉर्म में x, y से डिनोट कर दिया, x y से डिनोट कर दिया। तो इसका मतलब जो ये डिस्टेंस हो रही है, ये डिस्टेंस आपकी x होगी, ये डिस्टेंस जो है आपकी ये x होगी, और इधर डिस्टेंस भी आपकी क्या हो जाएगी, ये x होगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ से जो स्पैन हो जाएगा आपके पास, ये स्पान हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। या स्पान यहाँ पर ए भी लिख लीजिएगा, उसके बाद लिख देते हैं। स्पान आपके पास जो ये हो गया, ए बी हो गया, ये किसके इक्वल हो गया, 2x के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा सैग की बात करते हैं। जब ये y है तो यहाँ से ये पूरी जो डिस्टेंस होगी, ये नीचे से लेकर के ये यहाँ तक होगी, ये y होगी। तो ये सैग की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, ये y पूरा है, y में से स्मॉल सी आपका सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये क्या बच रहा है, ये y माइनस सी बच रहा है। तो जो सैग हो जाता है, जो सैग, और ये सैग है आपका, ये आपने DC से डिनोट किया है, और DC इक्वल टू जो हो जाता है, ये हो जाता है y माइनस सी। ये सैग जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, y माइनस सी हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो कॉमन कैटेनरी हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी इक्वेशन क्या होगी, है ना। तो हमने बताया कि यहाँ पहले हम इसकी इक्वेशन इंट्रिंसिक फॉर्म में निकालेंगे, फिर कार्टेशियन फॉर्म में भी निकालेंगे, वेरियस फॉर्म्स में निकालेंगे इनकी ये, और आगे हम लोग बढ़ेंगे। आइए यहाँ पर अब हम लोग जो बात करते हैं वो बात करेंगे कॉमन कैटेनरी। अब देखिएगा वैसे सब इसका वो मैंने बता दिया है। जो आपके पास जो सस्पेंशन पॉइंट्स होते हैं सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में, जो सस्पेंशन पॉइंट्स होते हैं सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे स्पैन बोलते हैं। ये भी जो मैंने बोला था भाई, जैसे कभी ये हो जाता ना कि ए और बी ले लिया, तो दोनों सस्पेंशन पॉइंट थे, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में थे, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तभी इनको क्या बोला जाएगा, इसका स्पैन बोला जाएगा। अब मान लीजिए एक ऊपर एक नीचे होता, तो जैसे एक ऐसे और एक ऐसे होता, तो यहाँ से यहाँ तक इसे करेंगे तो ये स्पैन होगा, है ना, इस कैटेनरी के लिए, यहाँ से इस पोर्शन के लिए। और यहाँ पर जब हम थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ा के कंप्लीट करें तब इसके लिए ये स्पैन आएगा। यदि ये कैटेनरी इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये स्पैन आएगा। स्पैन ऐसे नहीं लेंगे, यदि आप ऐसे लें कि एक नीचे दिया एक ऊपर दिया, अब आप कहें कि ये स्पैन है, तो आप ध्यान दीजिएगा जब तक ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं होगा, नो स्पैन। ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं होगा तो ये नो स्पैन, ये स्पैन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिएगा हम जो बात करेंगे वो ये इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी की बात करेंगे। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, intrinsic equation of common catenary इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर इंट्रिंसिक इक्वेशन का मतलब होता है वास्तविक समीकरण।
इसका मतलब क्या होता है, वास्तविक समीकरण ये होता है। तो चलिए कॉमन कैटेगरी के लिए जो पहले हमारे पास इक्वेशन है पहले उसे हम लें, क्योंकि जो होगा जो भी आपके ये होगा कोई भी कर्व होता है तो वो किसी पॉइंट का लोकस ही माना जाता है। आइए तो बात करते हैं। यहाँ पर हमने ये ले लिया कि हमारे पास कोई, ये हमने ले लिया, और ये हमने ले लिया यहाँ पर बी पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पर ए ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, ये ए ले लिया। यहाँ पर जो इसका हम लेंगे तो ये लोएस्ट पॉइंट चलिए हमने यहीं पर ये दिखा दिया, और ये आपके पास हो गया एज एक्स एक्सिस की तरह से, यानी डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पर ये पॉइंट हमारे पास कितना है, कैपिटल सी है। यहाँ पर ये टेंजेंट, ये जो आप लेते हैं वो टेंशन लेते हैं, टी नॉट ले लिया, ये टी नॉट ले लिया। अब यहाँ पर देखिएगा जो हम लोग यहाँ पर लेना चाह रहे हैं वो क्या लेना चाह रहे हैं, कोई पॉइंट हम ले रहे हैं P और जिसके कोऑर्डिनेट लेंगे। तो ये पॉइंट हमने ले लिया, सपोज कर लीजिएगा कि हमने ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और इस पर जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो टेंशन ये T हमने ले लिया, ये पॉइंट P ले लिया, ये लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट से यहाँ तक की जो ये आर्कुअल लेंथ ले ली वो आपने S ले ली। हमने बताया कि जो भी पॉइंट आप लेंगे है ना, ये S लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, लोएस्ट पॉइंट से पॉइंट P की डिस्टेंस S है, आर्कुअल लेंथ S है, तो ये पॉइंट जो आपका हो जाता है S कॉमा साई हो जाता है, जबकि साई जो आपका एंगल बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है, डायरेक्ट्रिक्स यानी एक्स एक्सिस के साथ बनता है, ये हमने आपको बताया था। अब यहाँ पर देखिएगा, इस पर यदि हम लोग बात करते हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपके क्या क्या चीज काम कर रही है। एक तो यहाँ पर देखिएगा, यदि यहाँ से इसे अलग कर दिया जाए, यहाँ से इसे अलग कर दिया जाए, सी पॉइंट से अलग कर दिया जाए, सी पॉइंट से जैसे ही अलग करेंगे तो ये नीचे इस तरफ पोर्शन चला जाएगा। इसका मतलब इस पर कोई ना कोई एक फोर्स लगा हुआ है जो इसे संभाले हुआ है, यहाँ पर वो टेंशन हमने टी नॉट से डिनोट कर दिया। तो ये टी नॉट ऐसा लग रहा है जैसे इधर से ये आ रहा हो। यदि यहाँ पर यहाँ से अलग कर दिया जाए, यहाँ से यदि इस पॉइंट से अलग छोड़ दिया जाए या यहाँ से काट दिया जाए तो ये क्या होगा, फट से नीचे आ जाएगा। इसका मतलब इसे नीचे आने के लिए, आने न आने पाए इसके लिए इसे ऊपर कोई फोर्स रोका हुआ है उस डायरेक्शन में, तो ये टी टेंशन आपने ले लिया। अब आपका और क्या है, यहां से लेकर के यहां तक ये एस है ना, तो एक इसका वेट भी काम करेगा, जो वेट कहां से होकर के जाता है, सेंटर, ये वेट है इसका, और इसका हमने वेट पर यूनिट लेंथ ले लें, वो ओमेगा ले लें, तो ये हो जाएगा एस ओमेगा। यहाँ पर जो आपने ले लिया है वो वेट पर यूनिट लेंथ आपने ओमेगा ले लिया, तो एस लेंथ है, तो इसका जो हो जाएगा वो क्या होगा, ये होगा। चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में है, जब आप ऐसे लटका लेते हैं तो कोई पोर्शन इक्विलिब्रियम में है हमेशा। तो इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा था कि किसी उस पर है ना, यानी जो है जो भी फोर्सेज होते हैं किसी बॉडी पर इक्विलिब्रियम में, फोर्सेज जो लगते हैं वो या तो एक पॉइंट से होकर के, मतलब एक पॉइंट से दूर की ओर जाते हैं, या एक पॉइंट की ओर डायरेक्टेड होते हैं, या एक पॉइंट से दूर की ओर डायरेक्टेड होते हैं, ये आपने पढ़ा था वहां पर। तो यहाँ पर देखिएगा ये तीनों पॉइंट एक पॉइंट से होकर के आप देखिएगा जा रहे हैं, तीनों फोर्सेज टी नॉट टी और ये एस ओमेगा एक पॉइंट से होकर के ये जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा चूंकि ये इसके ये पैरेलल है, तो इसका मतलब ये एंगल भी आपका क्या होगा, साई हो जाएगा, ये एंगल भी साई हो जाएगा। यदि यहाँ पर हम फोर्स की बात करें, ये टेंशन की बात करें, तो यहाँ पर टी है, ये टी है, इसका इधर कंपोनेंट लेंगे तो ये हो जाएगा टी कॉज साई हो जाएगा। और इसके वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, इसे डॉट 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 में ले रहा हूं मैं वर्टिकल कंपोनेंट को, है ना, डॉट 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 में ले रहा हूं, जिससे कि थोड़ा सा आपको ये भी रहेगा। ये वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ये हमने ले लिया, ये ले लिया, ठीक है, और ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी साइन साई, टी साइन साई हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए लिया जाए तो इक्विलिब्रियम स्टेट एट इस पॉइंट को कुछ मान लिया जाए, इस पॉइंट को चलिए हम मान ले रहे हैं ए, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं इन इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना, ए के लिए, यानी ए के लिए जब हम देखेंगे तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू हमारी कैसे आ रही है वो हम यहाँ पर ले लेंगे। तो एट पॉइंट ए पर इन इक्विलिब्रियम स्टेट, इन इक्विलिब्रियम स्टेट
एट पॉइंट चलिए यहाँ पर हमने ले लिया एट पॉइंट ए पॉइंट पर लेंगे तो इधर आपका क्या ये टी नॉट किसको जो है न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, टी कॉस साई को। तो ये हो जाएगा आपके पास, लिखना चाहें तो ये आप लिख सकते हैं टी कॉस साई इक्वल टू हो जाएगा टी नॉट। ये आपके पास कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल है। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट आपका क्या होगा, वैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आप ये भी लिख सकते हैं कि टी नॉट माइनस टी कॉस साई इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम चूंकि वहीं के वहीं है। और वर्टिकल कंपोनेंट में टी साइन साई माइनस एस ओमेगा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, या एस ओमेगा माइनस टी साइन साई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, या दोनों को आप इक्वल लिख दें, ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये आपके पास हो जाएगा टी साइन साई, ये हो जाएगा टी साइन साई और इक्वल टू टी साइन साई इक्वल टू हो जाएगा एस ओमेगा, टी साइन साई इक्वल टू हो जाएगा एस ओमेगा। इक्वेशन हो गई सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा, जो इसकी वैल्यू होती है टी नॉट की वैल्यू होती है, ये कितनी होती है, ये टी नॉट की वैल्यू होती है, ये सी ओमेगा के इक्वल आती है। टी नॉट की वैल्यू आती है बाई एक्सपेरिमेंट्स, और उनसे आप कह सकते हैं कि जो टी नॉट की वैल्यू आती है, ये टी नॉट की वैल्यू आती है वो सी ओमेगा के इक्वल आएगी। ठीक है, जो टी नॉट की वैल्यू होती है बाई एक्सपेरिमेंट, ये क्या होती है, सी ओमेगा। अब यही वैल्यू यहाँ पर देखिएगा, अब हमें रिलेशन किसके बीच में लेना है, एस और साई के बीच में रिलेशन लेना है। हमें रिलेशन चाहिए वो एस और साई के बीच में चाहिए, तो एस को भी बचा के रखना है और साई को भी बचा के रखना है। बाकी का टेंशन और इसके फॉर्म में नहीं चाहिए, तो इसे हम क्या करें, हटा दें, है ना, हटा दें। तो यहाँ पर जब आप करेंगे इसे डिवाइड कर देंगे, इसी चीज को देख लीजिएगा। सेकंड में फर्स्ट इक्वेशन में थोड़ी सी चेंजिंग और कर दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पर जैसे मैंने कहा ये, तो ये यहाँ से टी, ये टी मैंने आपसे बताया, यहीं पर मैं ले रहा हूँ, मैं यहीं पर ले रहा हूँ। ये टी जो नॉट की वैल्यू ली है इसको भी ले रहा हूँ, नहीं तो आगे लाइन लिखनी पड़ेगी फिर। ये हो जाएगा आपके पास सी ओमेगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, सेकंड को डिवाइड कर दिया फर्स्ट से, सेकंड को डिवाइड कर दिया फर्स्ट से, तो ये हो जाएगा आपके पास टेन साई, ये हो जाएगा टेन साई इक्वल टू, और ये हो जाएगा एस ओमेगा अपॉन हो जाएगा सी ओमेगा, एस ओमेगा अपॉन सी ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से एस इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा सी टेन साई। यही आपकी इक्वेशन है, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। ये है आपके पास इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। ये कॉमन कैटेनरी की आपके पास इंट्रिंसिक इक्वेशन है, ये कॉमन कैटेनरी की आपके पास इंट्रिंसिक इक्वेशन है, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो अब हम लोग बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, ये अब हम लोग जो इंट्रिंसिक इक्वेशन अभी हमने निकाली है, अब हम इसकी बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म पर। तो यहाँ पर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी पर हम लोग बात करते हैं। आइए, कार्टेशियन, यहाँ पर हम किस पर बात करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म या कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। लिख दीजिएगा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, ये अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, जब कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी की बात करते हैं तो कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई के टर्म्स में चाहिए रिलेशन। रिलेशन किसके टर्म में चाहिए, एक्स और वाई के टर्म में रिलेशन चाहिए। अब एक्स और वाई के टर्म में रिलेशन लेने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमको दिया गया है वो एस इक्वल टू सी सेन टाई सी आर, सॉरी एस इक्वल टू सी टेन साई दिया गया है। लेकिन टेन साई को हम जानते हैं कि उसे डी वाई अपॉन डी एक्स कर सकते हैं, और डी वाई अपॉन डी एक्स कर सकते हैं तो हम वहां से इंटीग्रेट करके कुछ आगे निकाल सकते हैं। तो पहला टारगेट हमारा क्या होगा, उसे डी वाई अपॉन डी एक्स में कन्वर्ट कर लें भाई, चूंकि हमें किस में चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म में होते वो एक्स और वाई के टर्म में होती है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे
वी नो दैट हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, ये हम जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि एस इक्वल टू ये है सी टेन साई, अभी आप लोगों ने नोट किया है, निकाल चुके हैं। एस इक्वल टू सी टेन साई एग्जाम में पूछ भी लिया गया है कई बार कि कॉमन कैटेनरी की इक्वेशन क्या होती है। तो एस इक्वल टू सी टेन साई आ जाएगा तो आप समझ लेंगे ये कॉमन कैटेनरी की कौन सी इक्वेशन है, ये इंट्रिंसिक इक्वेशन है। ये ध्यान रखना, ये यानी कॉमन कैटेनरी को रिप्रेजेंट करती है या एक कैटेनरी को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पर हमने आपसे कहा कि इसे हम जानते हैं कि इसे हम जो टेन साई है इसे एस इक्वल टू सी, और इसे हमने लिख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसे लिख दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर यदि से हम लेना चाहें तो छोटा सा देखिएगा, यहाँ पर चेंजिंग लेते हैं जो कर्वेचर में आपने पढ़ा है। यहाँ पर हमने क्या लिया, ये एंगल आपके पास साई है ना, तो ये डी वाई आगे ये होता है डी एस डी एक्स ये होता है, और ये से जो डिनोट करा जाता है वो क्या होता है, डी एस से डिनोट किया जाता है, इसे डी एस से डिनोट किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि अभी इसकी हमें क्या होगी, जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहीं पर बना लिया है ना, क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसलिए यहाँ पर ये बना लिया है हमने। अब देखिएगा यहाँ पर जब हम लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स हमने ले लिया। अब यहाँ पर हम जो जानते हैं कर्वेचर से एक डी एस अपॉन डी एक्स जानते हैं, डी एस अपॉन डी वाई जानते हैं, इनकी वैल्यूज हम लोग जानते हैं, डी एस अपॉन डी एक्स जानते हैं, डी एस अपॉन डी वाई जानते हैं, इनकी वैल्यूज हम जानते हैं। तो इन्हीं वैल्यूज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आराम से कुछ चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए पहले फिलहाल में जो हमने यहाँ पर ये लिया था डी वाई अपॉन डी एक्स, इसे किसी और से डिनोट कर दें, नहीं तो डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में भी आप लिखा रहने दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम इसे एक्स के रेस्पेक्ट में यदि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे है ना, तो एक कोसेक साई के फॉर्म में या टेन साई के फॉर्म में, जिसके फॉर्म में आएगा फिर वहाँ पर हम वैल्यूज लगाएंगे कर्वेचर वाली, है ना। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर या तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा ही रहने दें, रखा रहने दें, या फिर इसे हम कन्वर्ट कर लें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बार बार डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे थोड़ा बड़ा मिलेगा, क्योंकि इसमें चेंजिंग कुछ होनी नहीं है, डी वाई अपॉन डी एक्स ही लिखा रहने देना है, जब हमें जरूरत पड़ेगी इसको तब हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स है ये हमने किससे डिनोट कर दिया, जेड से डिनोट कर दिया। तो एस इक्वल टू ये हो गया सी जेड हो गया, और यहाँ पर हमने ये मान लिया ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हमने जेड मान लिया सी, ये हमने मान लिया। चलिए अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक्स के रेस्पेक्ट में इसे हमने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो यहाँ पर हमने कहा डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट तो वो है, इसे सेकंड ले लीजिए, फर्स्ट तो आपने पहले वहाँ पर उसे लिख चुके हैं, इसे आप इक्वेशन सेकंड ले लीजिए, ये इक्वेशन जो ले ली आपने सेकंड ले ली है ना। तो ये सेकंड को टी के रेस्पेक्ट में आपने क्या कर दी, सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में आपने क्या कर दिया, इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया। चलिए एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी एक्स हो गया इक्वल टू हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स, और यदि डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में लिखा होता तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता, ये होता। अब यहाँ से देखिएगा डी एस अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो वही यहाँ पर आप लगा दीजिए, ये हो जाता है आपका 1 प्लस ये होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका हो जाता है होल स्क्वायर, और इक्वल टू ये हो जाएगा सी डी जेड अपॉन हो गया डी एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर भी यदि आप उसके फॉर्म में लगाते थोड़ा सा ये सिंपलीफाई हो जाएगा इस फॉर्म से, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर और यदि हम इसे लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखिएगा इससे यहाँ पर हम जेड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 1 प्लस जेड का स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा सी और डी जेड अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से डी एक्स की बात करें तो ये डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू होगा ये तो सी अपॉन अंडर रूट में हो गया 1 प्लस जेड स्क्वायर, और ये हो गया डी जेड। अब ये सेपरेबल वेरिएबल लग जाएगा, यहाँ से सेपरेबल वेरिएबल लग जाएगा, यानी इसे अब क्या करेंगे हम इंटीग्रेट करें, तो इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसे हमने क्या कर दिया इंटीग्रेट किया,
इंटीग्रेट करेंगे तो इधर तो ये हमारे पास x हो गया, इधर c कांस्टेंट था, c कांस्टेंट था, 1/√1 प्लस जेड स्क्वायर, 1/√1 प्लस जेड स्क्वायर, ये किसका वो होता है इंटीग्रेशन। इसके फॉर्मूले हमने जो आपके पास भेजे थे सब लोग आप लोग तैयार कर चुके होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ, है ना। तो ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड का होगा, किसका होगा, ये होगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड का होगा। क्योंकि यहाँ पर माइनस होता, माइनस जेड स्क्वायर होता, तब ये किसका हो जाता, तब ये साइन इनवर्स का होता, है ना, ध्यान रखिएगा। अब ये इसका होगा, प्लस यहाँ पर एक कांस्टेंट और आप लेंगे, वो कांस्टेंट आपने ले लिया, वो क्या ले लिया, के ले लिया, के ले लिया। ये इक्वेशन आपके पास जो हो गई, ये इक्वेशन हो गई आपके पास थर्ड। अब यहाँ पर चूंकि ये के क्या है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, या इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी बोल देते हैं इसको। जो के है ये है आपके पास इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है ये। अब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तो पूरे उसके दौरान सेम होगा, पूरे कर्व के दौरान, चूंकि यूनिफॉर्म वो है। तो यदि यहाँ पर हम इसे लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, क्या करना चाहें कि इसके लोएस्ट पॉइंट पर लेना चाहें तो लोएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, एट लोएस्ट पॉइंट, क्योंकि ये हम निकाल लेते हैं के की वैल्यू क्या है, एट लोएस्ट पॉइंट, चूंकि लोएस्ट पॉइंट जो आपने लिया है वो सी लिया है, उस पर आप देख रहे थे कि जो x की वैल्यू है वो तो 0 है और y की वैल्यू है वो c है, और वहाँ पर आप जो dy/dx होता है जो कि आपका z के इक्वल है वो भी आपका क्या होगा, 0 होगा भाई लोएस्ट पॉइंट पर। लोएस्ट पॉइंट पर जो आपका होगा ये लोएस्ट पॉइंट इस तरह से स्लोप हो जाएगा, है ना, ये ले लिया है भाई। यहाँ dy/dx भी आपका 0 होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो ये कौन सी वैल्यू है, ये c वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, और x की वैल्यू आपकी 0 होगी। ये आपने यहाँ पर लगा लिया। आइए बात करते हैं यहाँ पर, अब ये यहाँ पर पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा c हो गया, और ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 होगा प्लस k हो गया। अब यहाँ से हम इसकी बात करते हैं तो ये कितनी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू भी ये 0 हो जाएगी, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स की वैल्यू 0, 0, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से जो हो रहा है ये k की वैल्यू हो रही है 0। अब k की वैल्यू यदि 0 हो गई देन फ्रॉम 3 ये पुट हम कर देंगे इसमें, सो इसीलिए यहाँ पर जो x की वैल्यू हमको मिली वो x इक्वल टू मिला c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z, ये मिला। अब यहाँ पर देखिएगा हमें क्या करना है, क्योंकि z है हमारा वो क्या है, dy/dx है, z है वो क्या है, dy/dx है। अब इसकी जगह पर हम dy/dx रख देंगे तो देखिए इधर x कन्वर्ट हो गया, इधर dy/dx हो रहा है, तो आराम से ये x और y के टर्म में पूरी इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो ही जा रही है। तो यहाँ पर इसके लिए पहले हम क्या करें, यहाँ पर हम लेना चाहें तो पहले इस c को इधर ट्रांसफर कर दें, है ना, तो ये z यानी z इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास, ये z इक्वल टू x/c, तब आएगा ये, तो ये होगा साइन हाइपरबोलिक x/c, ये हो गया। अब z का मतलब क्या है, z का मतलब हमने बताया था कि ये है आपके पास dy/dx है, यही आपने लिखा था यहाँ पर, dy/dx माना था, क्योंकि इक्वेशन आपको x और y के टर्म में ही लेके आनी है। z को आपने सॉल्व कर लिया, अब z को आप x और y के टर्म में आप क्या करेंगे, चेंज भी करेंगे, तो चेंज कर दिया, और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका साइन हाइपरबोलिक x/c, ये हो गया। अब यहाँ से dy की वैल्यू निकालें तो dx आपका इधर ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ से dy की वैल्यू निकाली जाए तो dx उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, dy इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास dy इक्वल टू, और ये हो रहा है साइन हाइपरबोलिक x/c था, है ना, x/c, ये आपने लगा दिया, साइन हाइपरबोलिक x/c हो गया, और ये हो जाएगा आपके पास dx। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसे फिर इंटीग्रेट करेंगे, फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करने पर आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करेंगे तो ये y हो जाएगा,
y हो जाएगा, और साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी का जो होता है वो क्या होता है, कॉज हाइपरबोलिक x अपॉन सी। और इसमें देखेंगे तो c इंटीग्रेट करके जो अपॉन में आ रहा है तो इनटू में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा c और कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, और प्लस यहाँ पर एक कांस्टेंट और होगा, वो हमने क्या ले लिया, k1 ले लिया। ये आपके पास क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, ये आपके पास है, ये है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है आपके पास। चलिए अब यहाँ पर हमने क्या किया, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, तो यहाँ पर अब फिर हम क्या करेंगे, वही लगाएंगे एट लोएस्ट पॉइंट पर, एट लोएस्ट पॉइंट, क्योंकि k1 की वैल्यू हमें निकालनी है, एट लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पर हमको पता है कि y की वैल्यू है वो c है और x की वैल्यू है वो 0 है ना, और dy अपॉन डी की वैल्यू भी, dy अपॉन डी यहाँ पर है नहीं, तो फिर भी लिखना चाहें तो चलिए dy अपॉन डी की वैल्यू भी 0 है। अब ये यहाँ पर पुट कर दीजिए, पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y की जगह c हो गया, ये हो जाएगा c कॉस हाइपरबोलिक 0 हो गया और प्लस हो गया k1। कॉस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू होती है 1, तो इस तरह से k1 की वैल्यू यदि यहाँ से हम निकालेंगे तो k1 इक्वल टू ये हो जाएगा c माइनस सी, और इस तरह से ये k1 इक्वल टू आपको मिला वो क्या मिल गया, 0 मिल गया। k1 इक्वल टू आपको जो मिल गया वो 0 मिल गया। यदि k1 0 हो गया तो यहाँ से फिर आपका ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास c और कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। यही इक्वेशन आपकी हो गई, ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, ये है आपकी कार्टेशियन इक्वेशन, ये है आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन या कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। कॉमन कैटेनरी की ये आपके पास है, वो कौन सी इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन है। आराम से इस तरह से लिख सकते हैं। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इन इक्वेशंस को यूज करते करते हम लोग आगे के रिजल्ट लेते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं, इन रिजल्ट से ही आपके पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं इनमें से। हालांकि क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, आप लोगों को परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो क्वेश्चंस यहीं से एराइज करने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अब आइए यहाँ पर हम लोग जो लेंगे वो आगे लेंगे, ये रिलेशन बिटवीन एस एंड एक्स, रिलेशन बिटवीन एस एंड एक्स। तो देखिए क्या होता है, ये यहाँ पर अब इन्हीं को लेकर के हम लोग ले रहे हैं, रिलेशन बिटवीन एस एंड एक्स, एस एंड एक्स, एस और एक्स के बीच में हम लोग रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या जानते हैं, हमने अभी जो पढ़ा था वो पढ़ा था, एक होता है एस इक्वल टू सी टेंस आई, एस इक्वल टू क्या होता है, सी टेंस आई होता है, ये हम जानते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, ये y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। दो चीज ये निकल आई हैं, इन्हीं दो का यूज करके आपको ये निकालना है, इन्हीं दो का यूज करके आपको क्या करना है, ये निकालना है। तो चलिए आइए इसको निकाल लेते हैं। हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, चलिए जो हम जानते हैं पहले लिख ले रहे हैं, है ना। वी नो दैट, एक तो हम ये जानते हैं कि s इक्वल टू होता है वो सी टेंस आई होता है, एक तो ये जान रहे हैं। और दूसरा हम ये जान रहे हैं कि जो y इक्वल टू आपने लिया है अभी, ये लिया है c और कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, ये लिया है। यही दो इक्वेशन हम जान रहे हैं, देखिएगा अभी ये निकाली थी, y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, ये दो इक्वेशन हम जान रहे हैं। अब इन दोनों को ही लेकर के अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। क्या क्या है इनमें दोनों में, इन दोनों में क्या क्या, ये भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर हम ये जानते हैं कि टेंस आई की वैल्यू होती है वो डी वाई अपॉन डी एक्स होती है, टेंस आई की वैल्यू होती है वो डी वाई अपॉन डी एक्स होती है। और बाई को हमें कन्वर्ट किसके रिलेशन चाहिए, एस और एक्स के बीच में, और बाई को इसके माध्यम से आराम से कन्वर्ट किया जा सकता है एक्स के फॉर्म में। तो एक्स और एस के फॉर्म में आराम से आपको इक्वेशन मिल सकती है, वही यहाँ पर हमको निकालनी थी। आइए तो यहाँ पर हम जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, यदि इसी को लिया जाए तो ये क्या हो जाता है, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट से हम ये जान रहे हैं कि एस इक्वल टू आप लिख सकते हैं सी और डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू ये सी हो गया, डी डी एक्स ऑफ वाई हो रहा है, तो वाई की जगह पर है वो क्या है आपके पास,
y की जगह पर है सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, ये है, ये ले लिया। अब यहाँ से आप करेंगे तो ये s इक्वल टू कितना हो जाएगा, s इक्वल टू सी हो गया। यहाँ से कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आपका बाहर हो जाएगा। और इसका कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, और इंटू एक्स अपॉन सी का करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सी। एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से s इक्वल टू यदि हम लेना चाहें तो ये कह सकते हैं c और साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, एक ये रिलेशन हमको मिल जाता है x और s के रूप में, s और x के रूप में हमको एक ये रिलेशन मिल जाता है। अब रिलेशन हम लोग लेना चाहें तो यहाँ से देखिएगा दो इक्वेशंस आपको दिखाई दे रही हैं, एक तो आपने ये ले ली थी और एक आपको ये मिल गई, एक ये मिल गई, है ना। अब यहाँ से इन दोनों का हम क्या करें, स्क्वायर करके और एक में से दूसरी को घटा दें, क्योंकि हम जानते हैं साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था। हाइपरबोलिक में आते हैं तो ये हो जाता है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इस चीज को आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको हम आराम से लिख लेते हैं साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर के फॉर्म में। तो चलिए यहाँ पर अब आपका क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को दोनों को यहीं से रिलेशन निकाल दें या ये आगे से हम लोग लिख दें, चलिए यहीं से ले लेते हैं हम लोग। वी नो दैट हम ये जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, 1 होता है। ये चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है कि मैं कहीं थोड़ा रॉन्ग न चल रहा हूँ, उसका उल्टा भी हो सकता है ना। अभी वैसे निकल के आएगा, संभवतः यही होना चाहिए, लेकिन चूंकि थोड़ा लंबा टाइम हो जाता है तो माइंड से निकल जाता है। अभी वैसे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर जो भी आएगा वो चेक कर लेते हैं। अभी वैसे संभवतः यही होना चाहिए। आइए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यदि इस केस में हम क्या करें, 2 का स्क्वायर करें और 2 के स्क्वायर से हम क्या करें, 1 का स्क्वायर घटा दें। 2 के स्क्वायर से 1 का स्क्वायर हम क्या कर दें, घटा दें। तो यहाँ पर हमने किया स्क्वायरिंग, यहाँ पर हम कर रहे हैं स्क्वायरिंग, ठीक है। ये s ऑन x का रिलेशन हो गया था, अब ये अगला रिलेशन चल रहा है आपका स्क्वायरिंग 3 and 2 and subtracting चलिए घटा दिया, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एस स्क्वायर, यहां से हो जाएगा ये एस स्क्वायर, है ना। और घटाया जा रहा है तो इधर जो घटेगा ये आपका 2 घट रहा है, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए दोनों में से सी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और ये बचेगा आपके पास साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी और माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी, ये हो गया। इसकी वैल्यू 1 होती है तो एस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। सी स्क्वायर इक्वल टू ये एस स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस आपका क्या हो रहा है, वाई स्क्वायर हो रहा है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो ये वैल्यू जो होगी यहाँ पर ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये होगा पॉजिटिव इक्वल टू होगा 1 कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ से ये 1 होगा, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो यहाँ पर जो आप चेंज कर लीजिएगा, इसे माइनस कर दीजिएगा और इसे पॉजिटिव कर दीजिएगा, ये कर लीजिएगा, फॉर्मूले की तरह से लगा लीजिए। अब यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी ये आपकी आएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये होता है सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर,
वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है वो होता है सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इसकी आप लोगों को ज़रूरत भी पड़ेगी। इसी तरह से एक चीज़ और आपको याद रखना है, टी इक्वल टू जो एक आपका होगा, जो टी की वैल्यू आती है वो ओमेगा वाई के इक्वल आएगी, ये भी ध्यान रखना है। टी इक्वल टू जो निकल के आएगा वो ओमेगा वाई के इक्वल निकल के आएगा। ऐसे ही यहाँ पर और भी जो रिलेशंस हैं, मैं अब उन रिलेशंस को निकाल नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बल्कि लिख दे रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये ध्यान रखना है। एक रिलेशन जो आपका निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा x इक्वल टू सी लॉग x इक्वल टू ये निकल के आएगा सी लॉग, और ये हो जाएगा सेक साई और प्लस होगा यहाँ से टेन साई, एक ये भी निकल के आएगा, एक ये भी निकल के आएगा। अब यहाँ से और भी आप निकालना चाहेंगे, यहाँ से और भी आप रिलेशंस निकालना चाहते हैं या, तो एक क्या हो जाएगा यहाँ से जैसे x अपॉन सी आपने ये कर दिया x अपॉन सी, और इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा लॉग, और इसे लिखना चाहें तो आप ऐसे टेन साई प्लस एक्स आई करके भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा लॉग है, इसका एंटी लॉग ले लें तो ये ई टू द पावर हो जाएगा x अपॉन सी और इक्वल टू ये हो जाएगा टेन साई प्लस एक्स आई। इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है कि कभी एग्जाम में वो पूछ ही ले, इस तरह का हो सकता है कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन वो पूछ ही ले, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और भी देखिएगा बहुत तरह तरह के रिलेशंस आपके हो जाएंगे। यहाँ से यदि हम इसकी वैल्यू टेन साई की और सेक्स आई की लगाएं तो ये x इक्वल टू ये हो जाएगा c, और ये होगा log, और ये टेन साई की ये आप देखिएगा सेक्स आई की वैल्यू आपका क्या होता है बाई अपॉन सी, और ये टेन साई की वैल्यू s अपॉन सी, तो बाई प्लस एस अपॉन सी ये भी वैल्यू इसकी हो सकती है, ये भी वैल्यू आपकी हो सकती है। ये जो है पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ये आपको क्या रखने, सब ध्यान रखने, तरह तरह के वो हैं। और भी लेना चाहें तो यहाँ पर बाई प्लस एस इक्वल टू एक्स अपॉन सी होगा, यहाँ पर सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स की ई की पावर एक्स अपॉन सी, जैसे ये यहाँ पर निकाला था इसी तरह से यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं इसे, है ना। यानी बाई प्लस एस यहीं पर जो आप लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं कि y प्लस एस, ये y प्लस एस इक्वल टू सी और e टू द पावर x अपॉन सी, ये भी आप लिख सकते हैं। तरह तरह के इन्हीं को लेकर के कई आप रिजल्ट्स आराम से लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। और भी रिजल्ट्स जैसे यहाँ पर चूँकि जितने भी ये रिजल्ट्स आपके हैं इन सबको फॉर्मूलों के फॉर्म में, उसके फॉर्म में सब आप ढाले रहिए पहले से, कुछ रिजल्ट्स और भी आप आराम से निकाले रह सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, अच्छे तरीके से निकाले रहिएगा। क्योंकि निकाले रहेंगे तो उतना वहाँ पर यदि एग्जाम में आ गया तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, उतना यदि एग्जाम में आ जाएगा तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर इन्हीं में फेर बदल करके जो ये रिजल्ट्स हैं इन्हीं में फेर बदल करके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ती हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस पर भी बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पर इस पर हम लोग बात करते हैं। और ये देखिएगा एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल नंबर हमने ले लिया 1, एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर जो हमने ले लिया ये ले लिया 1। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L इज सस्पेंडेड, एक यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L इज सस्पेंडेड, यानी एक यूनिफॉर्म चेन है L लेंथ की है, वो लटकी हुई है फ्रॉम 2 पॉइंट्स A एंड B, यानी A और B के बीच में लटकी हुई है। तो यहाँ पर देखिएगा और क्या कह रहा है, इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में ए बी, तो चलिए हमने ये ले लिया, एक पॉइंट हमारे पास ये बी ले लिया हमने, ये पॉइंट ए ले लिया, कोई चेन है और ये चेन इस तरह से आपकी लटकी हुई है, ये लटकी हुई है, हॉरिजॉन्टल सेम लाइन ए एंड बी हो गया। इफ द टेंशन एट ए इज ट्वाइस दैट द लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट इसका ये है, लोएस्ट पॉइंट आपके पास सी है, ये आपने ले लिया, ये टी नॉट होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस पर जो पॉइंट है ये टी किसके इक्वल है, 2t नॉट के इक्वल है, ये कहा जा रहा है, यही कहा जा रहा है। ट्वाइस दैट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द चेन देन द स्पैन ए बी, तब ए बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखिएगा यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल है, तो इधर ये हो जाएगा, ये L/2 होगा, इधर भी होगा तो ये L/2 हो जाएगा। भाई लोएस्ट पॉइंट से आप लेते हैं, लोएस्ट पॉइंट से लेते हैं। यदि इस पॉइंट को आप डिनोट करना चाहें तो इसे एक्स वाई से डिनोट भी कर सकते हैं,
तो ये स्पेन आपसे पूछा जा रहा है ए बी यानी 2x, x ये होगा, x ये होगा, तो ओवरऑल आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है, 2x निकालना है, 2x निकालना है। तो यहाँ पर जो दिया जा रहा है, जो यहाँ पर दिया जा रहा है आपको एक दिया जा रहा है t इक्वल टू 2t0 दे दिया। दिस इम्प्लाइज t की वैल्यू जो होती है, t की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ओमेगा y होती है, ओमेगा y, और इक्वल टू 2c ओमेगा होता है, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल। इस तरह से आप देखेंगे तो जो y की वैल्यू हो गई वो क्या हो जाएगा, 2c हो गया, ये 2c हो गया y की वैल्यू जो निकल के आई। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, क्योंकि जो लेंथ की बात करें s की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, s की जगह पर हमारे पास l/2 होगा, s की जगह पर क्या हो जाएगा, ये l/2 होगा, l/2 होगा। अब हमें जो चाहिए, हमें देखिएगा y पता चल गया, s पता चल गया, y पता चल गया, s पता चल गया, तो x इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, x इक्वल टू पढ़ा है c log y प्लस s अपॉन c, ये आपने पढ़ा है। तो चलिए वहीं पर आप ले लीजिएगा स्पेन। तो स्पेन के लिए हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, यहाँ पर जो हम जानते हैं वो क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो x इक्वल टू है ये है c, और log आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है y प्लस एस अपॉन सी, ये पढ़ा है। तो चलिए x इक्वल टू यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये x इक्वल टू ये c हो गया, ये log हो गया। अब y की जगह पर लगाएंगे तो y की जगह पर आपका क्या है, 2c है, y की जगह पर आपका क्या हो गया, ये 2c हो गया, प्लस, और s की जगह पर है वो क्या है, l/2 है, l/2 हो गया, और अपॉन c है। अब देखिएगा कहाँ पर माजरा फंस रहा है, सी पर फंस रहा है, तो सी की वैल्यू हमें पता चलनी चाहिए। तो सी की वैल्यू के लिए इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट लिख लिया, तो पहले यहाँ से हम सी की वैल्यू निकालें। सी की वैल्यू के लिए हम एक और रिलेशन जानते हैं, वी नो दैट, हम रिलेशन जानते हैं, क्या रिलेशन जानते हैं, बाई एस और सी में अभी आपने पढ़ा था, ये होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, वाई स्क्वायर, और ये आपका कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर, सी की वैल्यू निकालनी है तो सी स्क्वायर इक्वल टू बाई स्क्वायर, बाई स्क्वायर की जगह पर रखेंगे तो ये 4c स्क्वायर हो जाएगा, एस स्क्वायर ये नेगेटिव जाएगा, एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, l/2, तो ये हो जाएगा आपके पास l स्क्वायर, वाई हो जाएगा 4। अब इसे इधर ट्रांसफर करें, इसे इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा आपके पास 3c स्क्वायर इक्वल टू होगा l स्क्वायर अपॉन 4। तो दिस इम्प्लाइज, इस तरह से यहाँ से जो c की वैल्यू होगी, c इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, अंदर ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास l अपॉन टू अंडर रूट थ्री, l/2 ये हो गया। अब यही वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, यही पर वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिए c की जगह पर, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, सी की जगह पर आपने क्या पुट किया, अब ये हो जाएगा, अब यहाँ पर हमें 2x निकालना था, 2x निकालना था, तो यहाँ से हम 2 का भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये 2x यही आपका स्पेन है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2l/2 अंडर रूट 3, और ये हो गया आपके पास log, अब यहाँ पर क्या वैल्यू थी आपकी 2c वैल्यू है, यानी इसमें c का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो l/√3 बचा, l/√3 हो जाएगा, यहाँ पर c की जगह पर करेंगे तो l/√3 हो जाएगा, तो ये हो गया l/√3, और ये हो रहा है प्लस l/2, और अपॉन देखिएगा जो c की वैल्यू हो रही है ये हो रहा है l/2√3। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, 2√3 कैंसिल हो जाएगा, l से l कैंसिल होगा, तो ये होगा √3 प्लस कितना हो जाएगा, √3 प्लस 2, ये हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो स्पेन हो जाएगा यानी 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा l/√3, और ये हो जाएगा log, और यहाँ से देखिएगा 2 आपका इधर आएगा प्लस √3 आपका उधर चला जाएगा। अब देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ये ऑप्शन सही है, वो सेकंड ऑप्शन सही आंसर है आपके पास, जो है वो सेकंड ऑप्शन आपके पास सही आंसर है। अब देखिएगा आगे हम लोग बात करते हैं, ये आपसे दे दिया गया है, ए गिवन लेंथ 2s ऑफ यूनिफॉर्म चेन हैज 2b, अब ये दे दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा पहले क्वेश्चन को, हम फिगर को यहाँ पर समझ लेते हैं, चूंकि स्पेस है नहीं,
फिगर को समझ लेते हैं तब अगले पेज पर ले जाते हैं। और जो कुछ चीज़ें होंगी छोटी मोटी वो यहीं पर हम ले लेंगे, बाकी का अगले पेज पर ले लेंगे। गिवन लेंथ 2s ऑफ ए यूनिफॉर्म चेन हैज टू बी हैंग बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द सेम लेवल। सेम लेवल पर दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट हैं सेम लेवल पर, उन पर लटका हुआ है। और क्या लटका हुआ है? एक चेन लटकी है जिसकी लेंथ है 2s। तो चलिए यहाँ पर ये आपने ले लिया, ये ले लिया आपने, ये इस तरह से ले लिया। चलिए यहाँ पर एक पॉइंट ये ए हो गया, दूसरा पॉइंट आपने ले लिया बी हो गया। अब यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट, ये एक्स हो जाएगा, ये पॉइंट सी हो जाएगा। यहाँ पर ये टेंशन आप ले सकते हैं टी नॉट होगा। यदि इस वाले पोर्शन की बात करेंगे तो इधर भी टी नॉट होगा, है ना। ये हो गया। चलिए अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है, 2s की बात कर रहा है तो s इधर होगा और s इधर होगा। अब वो कह रहा है टेंशन हैज नॉट टू एक्सीड द वेट ऑफ द लेंथ। अब यहां पर जो वेट ऑफ द लेंथ, लेंथ कह रहा है कि b अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे अधिक नहीं है। यानी इसके बराबर तो हो सकती है लेकिन इससे अधिक नहीं है, तब वो स्पान की बात कर रहा है। तब स्पान कितना होगा? इसका मतलब जो चीजें हमको दी गई हैं उनको लिख लीजिए, जो चीजें हमको दी गई हैं उनको पहले आप नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद में तब इसे आप सॉल्व करिए। तो क्या क्या दिया गया है, एक मिनट थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। अरे भगवान, जो जो दिया गया है उसे आप नोट कर लीजिए पहले, इसमें से जो भी दिया गया है। चलिए देखिए यहां पर जो दिया गया है पहले उसे आपको नोट करना है। तो एक तो s इक्वल टू, जो s इक्वल टू आ रहा है वो s ही आ रहा है ना। और यहाँ पर उसने क्या दिया है, वेट की बात कर रहा था और ये लेंथ की बात कर रहा था। तो t इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, VW हो जाएगा। t इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, VW हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है ऑफ द लेंथ b अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर ऑफ द चेन देन द ग्रेटेस्ट स्पान इज। ये बात की जा रही है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कि 2s इक्वल टू 2s हो गया। दिस इंप्लाइज s इक्वल टू s हो गया। भाई यही आप यूज करते थे, s की जगह पर s ही यूज करेंगे। अब t इक्वल टू आपके पास क्या होता है, t इक्वल टू आपके पास जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये देखेंगे। t इक्वल टू जो हो रहा है आपके पास में, और यहाँ से जो प्रूव करा रहा है वो ग्रेटेस्ट स्पान की बात कर रहा है। ग्रेटेस्ट स्पान यानी 2x की बात कर रहा है कि ये 2x हो गया या a भी हो गया इक्वल टू 2x। ये पूछ रहा है कि क्या होगा, ये पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पर अब पहले हम लेना चाहें तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि x इक्वल टू क्या होता है, c लॉग बाई, है ना, बाई प्लस एस अपॉन सी, जो हम जानते हैं स्पान के लिए। पहले उसे अब हम नोट करेंगे। चलिए जो चीज़ दी जा रही है एक लेंथ और यहाँ बी अपॉन ये है, ये माइंड रहेगा। तो यहाँ पर अब हम लोग जो बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट x इक्वल टू, ये होता है x इक्वल टू, और ये हो गया सी लॉग, और ये हो जाएगा आपका y प्लस एस अपॉन सी, y प्लस एस अपॉन सी। ये ले लिया। अब ये ले लिया तो यहाँ पर वैल्यूज आप पहले पुट कर लीजिए, यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लीजिए, है ना। जब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यूज में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाई और एस, बाई और एस, जो बाई की वैल्यू है वो क्या है, ओफो क्वेश्चन, देखिएगा बाई की वैल्यू क्या है,
यहाँ पर कह रहा है एक्सीड लेवल एंड द टेंशन हैज नॉट टू एक्सीड द वेट ऑफ द लेंथ बी अपॉन अंडर रूट, ये दे रखा है आपसे। चलिए तो बात करते हैं इस पर भी हम लोग। चलिए यहाँ पर हम लोग इस पर बात करते हैं कि बी चेन, मुझे लग रहा है यहाँ पर ये जो है बाई मिस्टेक लग गया, यहाँ केवल बी होना चाहिए। अभी हम देख लेते हैं, बी से ही निकालेंगे हम, ठीक है। जहाँ तक है मुझे उम्मीद है यहाँ बी होना चाहिए, ये बाई मिस्टेक लिख गया है। यहाँ पर जो होना चाहिए वो केवल बी होना चाहिए, बाई मिस्टेक लिख गया ये, और बाकी का कोई होगा तो फिर हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो वाई इस तरह से आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो टी की वैल्यू होगी, टी इक्वल टू आपका होता है ओमेगा वाई, है ना, ओमेगा वाई होता है, और टी जो कह रहा है वो कह रहा है बी से ज़्यादा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपके पास बी, और यहाँ से टी की वैल्यू चूँकि लेंथ की बात कर रहा है ना, ये लेंथ की बात कर रहा है, तो ये वी वाई के इक्वल आता है, और ये हो जाएगा वो सॉरी टी की वैल्यू जो आप लेते हैं वो क्या लेते हैं, ओमेगा वाई लेते हैं। टी की वैल्यू है वो आपकी क्या है, ओमेगा वाई है। और जो ये बात कर रहा है वो बात कर रहा है कि बी डब्ल्यू, किसकी, लेंथ की बात कर रहा है ना, बी के वेट से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो बी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा वाई हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल टू होगा, वो क्या होगा आपके पास, बी होगा। अब ये वैल्यू वहाँ पर लगा दीजिए, ये वैल्यू यहाँ पर लगा दीजिएगा, अभी पता चल जाएगा इसमें से आंसर हो रहा होगा, तो वही बी है, मुझे ऐसा ही ध्यान है बी है, वहाँ पर बाई मिस्टेक लग गया होगा। आइए यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे, तो ये x इक्वल टू आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा c हो गया, log y की वैल्यू v निकाली थी, प्लस s की वैल्यू s थी, और अपॉन हो गया c। इक्वेशन ये आपके पास फर्स्ट हो गई। अब यहाँ पर हम जानते हैं वी नो दैट, अब यहाँ पर हम जानते हैं वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, ये जानते हैं, क्योंकि हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये जानते हैं कि जो वाई स्क्वायर इक्वल टू था वो था सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की जगह तो बी स्क्वायर हो जाएगा, एस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा, सी की बात करेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, सी की वैल्यू जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई है, सी की वैल्यू अब आपने निकाल ली है, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर निकल के आई है। अब इन वैल्यूज को आप क्या करेंगे, पुट करेंगे, और किसमें 2x करके कर लीजिए, यहीं से स्पेन चूंकि आपका 2x होता है ना, अकेले x पर करना चाहे x पर कर लीजिए, नहीं तो यहीं से 2x इक्वल टू आपका ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और c की जगह पर आपका कितना होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा यहाँ पर इंटू लॉग हो गया, और लॉग b की वैल्यू ये b हो गया, और प्लस आपके पास जो s है वो s की वैल्यू ऐसी है, अपॉन सी की जगह पर है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये हो गया। अब और आप यहाँ से लेना चाहें तो यही आपके पास क्या हो गया, ये स्पेन जो आप लेते हैं, स्पान लेते हैं जो 2x इक्वल टू ये हो गया 2 अंडर रूट में है आपके पास बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास लॉग, और इसे हम ब्रेक करना चाहें ऊपर तो ये हो जाएगा अंडर रूट में b माइनस एस बचेगा, और नीचे जो बचेगा वो बचेगा अंडर रूट में b प्लस एस ऊपर बचेगा, नीचे b माइनस एस बचेगा ब्रेक होने के बाद में। अब हम चाहें तो इस पूरे का अंडर रूट ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और ये हो गया लॉग, और ये हो जाएगा b प्लस एस अपॉन बी माइनस एस, और इसकी पावर हो जाएगा 1/2। अब ये पावर 1/2 है, ये आगे आ जाएगी, तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास लॉग बी प्लस एस अपॉन बी माइनस एस, देखिए कोई ऑप्शन है, ये कोई ऑप्शन है b प्लस एस अपॉन बी माइनस एस, ये फोर्थ ऑप्शन है आपका, फोर्थ ऑप्शन सही आंसर है, आगे देखिएगा, आगे और हम लोग बात करते हैं। आगे अब आपसे जो दिया है एग्जाम्पल 3 में
if T be the tension at any point P of a common catenary, T naught tension at the lowest point A, and W be the weight of the arc AP of the catenary that वैसे ऐसे जो ये क्वेश्चंस हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आप कर भी सकते हैं, नहीं तो इसे डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट यहाँ पर पहले कैटनरी बनाइए, कैटनरी बनाने के बाद में फिर जो है इसे आप उसके फॉर्म में लाएंगे, है ना। कैटनरी बनाइए, कैटनरी के बाद में फिर इसका जो वेट है, वेट लीजिए, वेट कहाँ पर होगा, यानी किस पॉइंट पर आप टेंशन ले रहे हैं, है ना, उसकी सीजी निकालेंगे, सीजी से होकर के ये पास करना चाहिए, इस तरह से आप इसे लेंगे, है ना। और नहीं तो आप यहाँ पर इसे डायरेक्ट उसमें रख दीजिए, डायरेक्ट इसे वैल्यूज में पुट कर दीजिए। वैल्यूज में जब आप इसे पुट करेंगे तब आपका ये क्या होगा, तब आपके पास क्या होगा, ओमेगा होगा वेट पर यूनिट लेंथ टी कॉस साई इक्वल टू टी नॉट और टी साइन साई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, यही होगा ना भाई। फिगर पर जाइए और फिगर पर लेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, तो टी कॉस साई इक्वल टू टी नॉट होगा। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो टी कॉस साई इक्वल टू जो होता है वो आपका क्या होता है, टी नॉट होता है। और एक आपके पास हो गया टी साइन साई, टी साइन साई किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल आपका वेट काम करता है भाई, वेट वर्टिकल काम करता है ना, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर जो है तो कैटेनरी, देन इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ दीजिए। दोनों का स्क्वायर करेंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए तो हो जाएगा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई होगा और प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर साई इक्वल टू होगा टी नॉट स्क्वायर प्लस हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा, इसे टी नॉट को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो टी स्क्वायर माइनस हो जाएगा टी नॉट स्क्वायर और इक्वल टू आपके पास हो जाएगा ये क्या होगा, डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास जो हो जाएगा वो डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास जो सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है। आगे और हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग और बात करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, इफ ए नॉर्मल एट एनी पॉइंट, यानी एक नॉर्मल दे दिया है एट एनी पॉइंट पर, यानी किसी पॉइंट पर ये नॉर्मल आपको दे दिया गया है। आइए बात कर लेते हैं। तो अब डायरेक्ट इसके साथ में वो कहाँ पर मिल रहा है, क्यू पॉइंट पर मिल रहा है। रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर है ऑफ कैटेनरी, देन पी, तब देन ये कैटेनरी एट पी पॉइंट पर, देन पी क्यू इज इक्वल टू, ये रो के बराबर आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल आएगा, ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल आएगा। सॉल्यूशन की यदि आप यहाँ पर बात करना चाहें तो आराम से बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक कैटेनरी बनाएंगे, एक यहाँ पर कैटेनरी बनाएंगे, इस तरह से ये कैटेनरी बनाएंगे, है ना। और ये कैटेनरी बनाने के बाद में यहाँ पर कोई एक पॉइंट पी लेंगे, ये पॉइंट पी ले लिया, ये पॉइंट पी ले लिया। अब वो कह रहा है इफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी, नॉर्मल की बात करेंगे तो नॉर्मल आपका ये बनेगा, इस तरह से जाएगा, ये 90 डिग्री बनाता हुआ जाना चाहिए। यहाँ पर एंगल ये साई बन रहा है, यहाँ पर एंगल ये साई बन रहा है ना। तो अब यहाँ से इसे और भी यदि आप ब्रेक करना चाहें तो और आप ब्रेक कर सकते हैं। एक परपेंडिकुलर नीचे डाल दीजिए, है ना, एक परपेंडिकुलर आप नीचे डाल दीजिए, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर नीचे डालेंगे। अब देखिएगा ये एंगल आपका 90 होगा, ये 90 माइनस साई होगा, है ना, 90 माइनस साई होगा, तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, साई हो जाएगा। ये एंगल भी आपका क्या होगा, साई होगा। आप जितने भी एंगल है सब निकाल लीजिए और कैटेनरी वाला सेक साई इक्वल टू वाला जो होता है ना, सेक साई इक्वल टू जो है यहाँ से निकाल देंगे आप लोग, सेक साई की वैल्यू निकाल दीजिए और सेक साई की जब वैल्यू निकलेगी ओवरऑल तो ये आपका जो आता है ना, ये किसके इक्वल आएगा, ये डी एस अपॉन डी साई के इक्वल आएगा, डी एस अपॉन डी साई के इक्वल आएगा इसे जब निकालेंगे तो। और यही जो आपका होता है वो किसके बराबर होता है, रो के इक्वल होता है, रो के इक्वल होता है सेक साई, मतलब ये आपका निकल के आएगा यहाँ से जो पी क्यू आप लेंगे, चूंकि ये क्यू पॉइंट पर मिल रहा है ना नॉर्मल, ये पी क्यू जो आएगा ये रो के बराबर आ जाएगा। ये आपको रखना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसे आप आराम से कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।